Assalamu alaikum students. Today our next topic of chapter number 5 is a vapor pressure. In our last lesson we have read about the evaporation. Evaporation is a process in which the liquid state change into the gaseous state. अगर हम इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखें एवेपोरेशन की, तो हमने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जिनके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, या वो मॉलिक्यूल्स जो कि सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करती हैं, या वो काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ओवरकम करती हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट. सो अगर लेट्स सपोज कि भी हमारे पास ये एक वेजल है, ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड फिलअप है, लिक्विड स्टेट है इसमें. और एवेपोरेशन हमने क्या पढ़ी थी कि सरफेस मॉलिक्यूल्स टर्न इनटू द गैस स्टेट. ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं एंड दे टर्न इनटू द गैस स्टेट. और ये सारे के सारे वेपर्स जो गैसियस स्टेट बन जाती है लिक्विड की, उन गैस स्टेट को हम लोग वेपर्स का भी नाम देते हैं. ठीक है, जैसे अगर वाटर में है, वाटर की जो स्टीम है, दिस इज़ कॉल्ड एज वेपर्स. तो लिक्विड की गैसियस स्टेट दे आर कॉल्ड एज वेपर्स. तो एवेपोरेशन में ये तमाम के तमाम वेपर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में इंक्लूड होते जाते हैं. लेकिन अगर यही आपका कंटेनर है, ठीक है, और इसमें लिक्विड फिलअप है, और आप क्या करें कि आप इस कंटेनर को इसके ऊपर ढक्कन दे दें, इसको क्लोज़ कर दें. ठीक है, तो क्लोज़ करने से क्या होगा कि डेफिनेटली एवेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पे हो रही होती है. तो यहाँ पे भी क्या होगी कि जो सरफेस मॉलिक्यूल है सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद दे कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट. ठीक है, और ये सारे के सारे, अब चूँकि ये इसके ऊपर ढक्कन है, ये हवा में नहीं जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये तमाम वेपर्स जो हैं ये इस कंटेनर के ऊपर ही, ये नीचे लिक्विड यहाँ पे है, तो इसके ऊपर से वो तमाम के तमाम वेपर्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इसको हम लोग इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था एवेपोरेशन का. अब आप ये देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते जाएंगे और ऊपर अकोमुलेट इकट्ठे होते जाएंगे, और ऊपर यहाँ पे एयर में नहीं, ये एम्प्टी जगह पे कंटेनर की, वहाँ पे वेपर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाती है. ठीक है, अब जाहिर है कि इन तमाम वेपर्स के पास काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से दे आर इन अ मूविंग स्टेट, वो मूव कर रहे हैं, दे आर इन अ मोबाइल, दे हैव द मोबिलिटी. ठीक है, तो जब ये मूव कर रहे हैं तो मूव करने के दौरान आपस में कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे विद अ वॉल ऑफ कंटेनर. तो जब ये कोलाइड करेंगे, कोलाइजन से क्या होती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर दो बॉडीज़ जो हैं वो मूव कर रही हैं, जब आपस में टकराएंगे तो वो उनकी मोशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो इसी तरह से ये वेपर्स भी जब आपस में कोलाइड करेंगे तो ड्यूरिंग द कोलाइजन उनकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, एनर्जी क्या हो गई अब इनकी, कम. तो इसका मतलब है कि ये फिर से अपनी पहली वाली एनर्जी की ही पोजीशन में आ जाते हैं. जैसे इनकी एनर्जी कम होगी तो उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी. जैसे ही इनकी मूवमेंट कम होगी, पहले तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, जैसे इनकी मूवमेंट कम होगी तो ये इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फिर से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी तो उस स्टेट में क्या होगी कि वेपर्स दोबारा से कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड स्टेट में. और जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली लिक्विड्स तो मूव एयर में मूव नहीं ना कर सकता, तो वो क्या करेंगे, वो वापस इस कंटेनर, इसके ऊपर हमने ढक्कन दिया था, वो वापस इस कंटेनर के अंदर आ जाएंगे. यानी कि पहले क्या हो रहा था कि ये वेपर्स बन रहे थे. ठीक है, वेपर्स ऊपर इकट्ठे होते गए,
और जब इनकी कोलाजन से इनकी एनर्जी रिड्यूस हुई तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो गई, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होने की वजह से ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट में। जब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे तो फिर से ये नीचे आ जाएंगे और इस लिक्विड के अंदर ड्रॉप वाइज गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को जिसमें वेपर्स जो हैं वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। समझ आ गई। सो इसका मतलब है कि इस वक्त इस कंटेनर में दो प्रोसेस हो रही हैं, एवेपोरेशन भी हो रही है यानी कि लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में भी जा रही है, और जब ऊपर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो कंडेंसेशन भी होती जा रही है, यानी कि दोबारा से वो लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और एक स्टेट ऐसी आती है कि जितने लिक्विड स्टेट, यानी कि हमारे पास ये एक स्टेट ऐसी बन जाती है कि इस लिक्विड सरफेस में से जितने वेपर्स बन रही हैं उतनी ही कंडेंसेशन भी होती है। ठीक है, अगर 3 मॉलिक्यूल्स वेपर्स बन रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, कंडेंसेशन भी हो जाती है। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मतवाजन होना, बैलेंस होना, यानी कि ये वो स्टेट है जब वेपर्स बनने की और कंडेंसेशन होने की, यानी कि वेपर्स भी बन रहे हैं और कंडेंसेशन भी हो रही है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अच्छा जी, अब इक्विलिब्रियम हमारा दो तरह का होता है, या तो वो ये जो इक्विलिब्रियम है दो तरह का होता है, एक या तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक और एक को हम बोलते हैं डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक का क्या मतलब होता है, एट रेस्ट, यानी कि वो मूव नहीं करती, और डायनामिक नेम से रिप्रेजेंट है यानी कि मूविंग। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये तो आपके जहन में होना चाहिए कि बैलेंस होना, मतवाजन होना। अब लेट्स सपोज कि अगर टेबल के ऊपर ये एक बुक पड़ी हुई है तो वो टेबल से ना नीचे मूव कर रही है ना ऊपर मूव कर रही है, उस स्टेट पे हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पे है, वो बैलेंस है, ना नीचे मूव कर रही है ना ऊपर मूव कर रही है, और उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसमें दो चीज़ें इक्वल हैं लेकिन मूवमेंट भी हो रही है, जैसे कि ये हैं, ये दोनों प्रोसेसेस इक्वल हैं, वेपर्स का कंडेंसेशन होना, कंडेंसेशन का वापस वेपर्स में जाना, तो ये दोनों प्रोसेसेस कॉन्टीन्यूसली हो रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास इक्विलिब्रियम आएगा इसको मैं खाली इक्विलिब्रियम नहीं बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इज़ इट क्लियर। ठीक है, तो एक दफ़ा इसका दोबारा से ओवरव्यू करें, हम कर लेते हैं हम कि एवेपोरेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वेपर स्टेट में चले जाते हैं, ऊपर गैदरिंग होने की वजह से दे कोलाइड विद ईच अदर, वेपर्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइजन के दौरान दे लूज़ देयर एनर्जी, जैसे वो एनर्जी लूज़ करेंगे तो इनके दरमियान दोबारा से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं एंड दे टर्न इनटू द लिक्विड स्टेट अगेन, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और एक स्टेट फिर ऐसी आती है कि जितने वेपर्स बन रहे होते हैं उतने ही वापस कंडेंसेशन हो रही होती है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ आ गई यहाँ तक। ओके, अब क्या होता है कि जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में वेपर्स दोबारा कंडेंस बैक हो रहे हैं, जब वापस आते हैं तो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक बॉल को आप पानी में फेंकें, ठीक है, तो बॉल का अपना वेट, उसका जो वेट है वो उस वेट की वजह से वाटर सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, जिसकी वजह से स्प्लैश होता है, छींटे उठती हैं। ठीक है, वो उस बॉल की वेट की वजह से होती है। इसी तरह से ये जो वेपर्स हैं डेफिनेटली इनका कोई ना कोई मैस तो होगा ना, वो मैसलेस तो नहीं ना होती हैं, तो उनके उस मैस की वजह से इस वाटर सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, एक दबाव फील होता है, उस प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं वेपर्स प्रेशर का। ठीक है, सो इट मीन्स वेपर प्रेशर क्या है कि एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो वेपर्स कौन से, जो कंडेंस बैक हो रहे हैं, जो वापस आ रहे हैं,
लिक्विड पे जो प्रेशर लगाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर, सबसे पहले नंबर 1 इज़ द नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड मीन्स कि लिक्विड पोलर है या नॉन पोलर। लिक्विड या तो पोलर होते हैं या फिर क्या होते हैं, नॉन पोलर। हमने पढ़ा हुआ है कि पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं। पोलर जिसमें एजेस होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जबकि नॉन पोलर जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि भी पोलर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे हमने डायपोल डायपोल फोर्स पढ़ा, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, वो सारी की सारी पोलर लिक्विड्स में थी। जबकि नॉन पोलर में चूँकि पोल्स क्रिएट नहीं होते, सो इसलिए इनके दरमियान इस तरह की स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो इट मीन्स वो तमाम लिक्विड जो पोलर हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। वो तमाम लिक्विड जो पोलर हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली वेपर्स बनना मुश्किल होता है। बिल्कुल वही फैक्ट है जैसे हमने एवेपोरेशन में पढ़ा था। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वेपर्स आसानी से नहीं बन सकेंगे। अगर वेपर्स आसानी से नहीं बन सकेंगे तो फिर वो कंडेंस पैक भी नहीं होंगे। वेपर्स होंगे तो वो कंडेंस पैक होंगे ना, तो इट मीन्स कि जब वेपर्स ही नहीं होंगे तो फिर वेपर्स का प्रेशर कहाँ से आएगा। सो वी कैन से डैट कि वो लिक्विड जो कि पोलर हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है और वो जो नॉन पोलर हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, द सेकेंड फैक्टर दैट डिपेंड्स on the vapor pressure is the size of molecule. molecules का size, हैवी या लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स का वेपर्स में कन्वर्ट होना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी भारी चीज़ को आप उछालो और एक हल्की चीज़ को उछालो, किस चीज़ को उछालना आसान होता है, डेफिनेटली जिसका मैस कम होता है। इस तरह से वो लिक्विड्स जिनका मैस ज़्यादा है तो उनको एयर जो है वो अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाती, उनके वेपर्स नहीं बन पाते हैं ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह से वो लिक्विड्स जो कि लाइटर वेट के होते हैं वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें, हनी की एग्ज़ाम्पल ले लें, हनी या शहद, इसमें इसका मैस ज़्यादा होता है जबकि वाटर का मैस कम होता है, तो इसलिए वाटर के वेपर्स बनेंगे और हनी के वेपर्स इतनी ज़्यादा नहीं बनते हैं। सो साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, जो हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मैस ज़्यादा है उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो लाइटर मैस ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी लिक्विड्स हैं, उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, द थर्ड फैक्टर दैट डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर इज़ द टेम्परेचर। अगेन, greater the temperature, greater will be the evaporation, and greater will be the evaporation, then greater will be the वेपर प्रेशर। जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितने कम वेपर्स बनेंगे उतना कम वेपर प्रेशर होगा। सो टेम्परेचर अफेक्ट द वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर वाटर में देखें 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 17.5 mmHg होता है। mmHg इज़ अ यूनिट ऑफ द प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है। ठीक है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें 80 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम इसको ले जाएं तो 80 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका वेपर प्रेशर दैट इज़ 355 mmHg। सो जितना टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, जितना ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा ही वेपर प्रेशर होगा। इज़ इट क्लियर? थैंक यू।